आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे हाइड्रोजन का अर्थशास्त्र। द हाइड्रोजन इकोनॉमी। तो इसको देखते हैं। इंग्लिश वाले वर्डों को ज़्यादा अच्छे से ध्यान दिया करिए कि हिंदी में क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी लिखी हुई हैं, हकीकत में इसको अर्थशास्त्र न होके आर्थिक शास्त्र होना चाहिए। आर्थिक व्यवस्था से संबंधित है, इसलिए अर्थशास्त्र कह रहा है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि वर्तमान में हमारी अर्थव्यवस्था को चलाने वाले ऊर्जा के मुख्य स्रोत जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, तेल और गैस हैं। जैसे जैसे धरती पर लोग अपना जीवन स्तर सुधारना चाहते हैं, तदनुसार उनकी ऊर्जा की आवश्यकता भी बढ़ेगी। वास्तव में ऊर्जा का प्रति व्यक्ति उपभोग विकास का पैमाना माना जाता है। बेशक इसमें यह माना गया है कि ऊर्जा उत्पादन कार्यों में प्रयुक्त होती है, ना कि व्यर्थ ही गंवाई जाती है। मतलब जो ऊर्जा है हमारी, ये किसी न किसी प्रोडक्ट को बनाने में यूज होती है, ना कि फ्री में बर्बाद की जाती है। हम पहले से ही जानते हैं कि ग्रीन हाउस प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट जीवाश्म ईंधनों के दहन से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड का ही परिणाम है। तब देखें यहाँ पर एक शब्द आ गया, ग्रीन हाउस प्रभाव। तो ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या मतलब है, इसको समझने का प्रयास करें। तो देखिए जैसे उसके नाम से पता चल रहा है, ग्रीन हाउस प्रभाव यानी जो हमारे घर के चारों ओर हरियाली है, हरे पौधे हैं, पेड़ हैं, घास है, इस पर जो प्रभाव पड़े उसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। तो देखिए इसका कारण क्या है कि जो हम लोग ईंधन जला रहे हैं, यहाँ पर देखिए कोयला, तेल और गैसें, जो ये जीवाश्म ईंधन है यानी फॉसिल्स फ्यूल है, जो जीवों के शरीर से जो मृत शरीर हैं, कभी लाखों साल पहले ख़त्म हुए होंगे, जमीन में दब गए, उनके शरीर की जो अस्थियां हैं, उनके शरीर का जो निचोड़ है, रस है, पेट्रोल, डीजल और गैसें हैं, कोयला है, उनका उपयोग हम लोग जब ऊर्जा उत्पन्न करने में करते हैं तो उसे जीवाश्म ईंधन बोलते हैं। तो जब इसको जलाते हैं तो देखिए टेम्परेचर तो सूरज से जितनी रोशनी आ रही है उसके कारण जो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है सिर्फ उतना ही जरूरी है। लेकिन जब हम इतनी गाड़ियां यहाँ चलाते हैं, कोयला जलाते हैं, भट्टी जलाते हैं, ईंट पकाने के लिए चिमनी जलाते हैं, ईंट का भट्ठा जलता है, तो जितनी ऊष्मा होना चाहिए हकीकत में पृथ्वी में उससे ज़्यादा होने लगती है। जब ज़्यादा होने लगती है तो क्या होता है कि हमारे वातावरण का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो होगा क्या, टेम्परेचर बढ़ेगा तो हिमालय पर्वत में, ग्लेशियर्स में, पृथ्वी के ध्रुवों में जो बर्फ जमी है ज़्यादा तापमान पा करके वो पिघलने लगेगी। तो हकीकत में जब वो पिघलेगी तो पानी की मात्रा पृथ्वी में लगभग 2/3 है। तो इतना ज़्यादा पानी की मात्रा है जो बर्फ के रूप में जमी हुई है। अगर वो पिघल जाए तो नदियाँ, समुद्र, इनका स्तर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि हमारा जो सूखी ज़मीन है जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं, इसके पानी से भरने की आशंका हो जाएगी और इसके कारण जीवन बहुत अव्यवस्थित होगा, अर्थव्यस्त हो जाएगा। तो इस प्रकार की घटनाएं होंगी। तो इसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। और ग्रीन हाउस इफेक्ट में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस मायने रखती हैं वो हम बायोलॉजी में पढ़ेंगे, लेकिन चूंकि अब ये विषय आ गया है तो बता दें, मीथेन गैस और CO2 गैस। CO2 के कारण बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो ये गैसें हैं जो जीवाश्म
ग्रीन हाउस गैसें कही जाती हैं। तो अब देखते हैं, आगे पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो कह रहा है कि हम पहले से ही जानते हैं कि ग्रीन हाउस प्रभाव जीवाश्म ईंधनों के दहन से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड का ही परिणाम है। देखिए बता भी दिया कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसका कारण जो जीवाश्म ईंधन है यानी फॉसिल्स फ्यूल हैं उनसे जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है उसके कारण होता है। इससे पृथ्वी की सतह का ताप बढ़ता है तथा इससे ध्रुवीय बर्फ पिघलने लगी है एवं महासागरों का स्तर बढ़ने लगा है। इससे समुद्रों के किनारे के निम्न स्तरीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाएगी एवं कुछ राष्ट्र जो कि द्वीप हैं जैसे मालदीव के पूर्णतः डूब जाने का खतरा है। देखिए जो भी हमने बताया है वो सब इसमें लिखा हुआ है। तो जो नज़दीकी भाग हैं समुद्र के वो सब डूबने का खतरा मंडरा रहा है। इस प्रकार के प्रलय से बचने के लिए हमें कार्बन युक्त ईंधनों के प्रयोग को सीमित करने की आवश्यकता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करना चाहते हैं तो जो फॉसिल्स फ्यूल हैं जीवाश्म ईंधन हैं उनका कम से कम उपयोग किया जाए। हाइड्रोजन इसका आदर्श विकल्प है क्योंकि इसके दहन से केवल जल मिलता है। तो अगर हम हाइड्रोजन को जलाने का प्रयास करें तो यह हमारे लिए बहुत उचित विकल्प होगा क्योंकि हाइड्रोजन के दहन से यानी इसके कंबस्चन से केवल जल मिलता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है तो पानी बन जाता है। तो इसलिए पानी कोई प्रदूषण तो है नहीं उसमें। तो यह हाइड्रोजन सौर ऊर्जा द्वारा जल के वियोजन से प्राप्त होनी चाहिए। अब यह हाइड्रोजन इतनी ज़्यादा अगर हम उपयोग करेंगे तो मिलेगी कैसे? तो वातावरण में जो पानी है हमारा उसी पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रूप में तोड़ा जा सकता है। जैसे हम क्रिया देखते हैं कि H2 + ½ O2 से H2O बन जाता है। तो इसी प्रकार H2O से हम H2 + ½ O2 प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर पानी जो वातावरण में उसको तोड़ के हाइड्रोजन बना ली जाए और इस हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाए तो अब यही हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर फिर से पानी बन जाएगी। तो हमारा वातावरण प्रदूषित नहीं होगा। तो इस प्रकार हाइड्रोजन ऊर्जा के एक नवीनीकरण एवं अप्रदूषक स्रोत के रूप में प्रयोग की जा सकती है। तो यह हाइड्रोजन का एक हमारा नया सोर्स है जो ऊर्जा का, और ये नॉन पॉल्यूटेंट है, मतलब ये प्रदूषण क्रिएट नहीं करेगा। यही हाइड्रोजन अर्थशास्त्र की परिकल्पना है। जल के वैद्युत अपघटन से हाइड्रोजन का उत्पादन एवं ईंधन सेल में हाइड्रोजन का दहन दोनों ही भविष्य में महत्वपूर्ण होंगे। ये दोनों ही तकनीकें वैद्युत रासायनिक सिद्धांतों पर आधारित हैं। तो ये जो दोनों सिद्धांत हैं तो भविष्य में हम लोगों का क्या होगा कि यही हाइड्रोजन अर्थशास्त्र की परिकल्पना है। भविष्य में क्या होगा, इसी हाइड्रोजन को जला करके ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम लोग ऊर्जा प्राप्त करेंगे। और पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कैसे प्राप्त करेंगे? वैद्युत अपघटन से, यानी इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे। किसका? जल का, पानी का। तो इस प्रकार से आगे का जीवन हम लोगों का होगा। अब देखिए आ जाता है सारांश यानी समरी। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो कह रहा है कि एक वैद्युत रासायनिक सेल में दो धात्विक इलेक्ट्रोड यानी वैद्युत अपघटनीय विलयनों में निमज्जित रहते हैं। यानी जो विलयन होता है जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस कराना है किसी धातु या किसी कंपाउंड के, यौगिक के दो भाग करने हैं आयन के रूप में, तो उसमें दो प्रकार के रॉड पड़े रहते हैं जिनको हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो इसी विलयन में निमज्जित यानी डूबे रहते हैं। इस प्रकार वैद्युत रासायनिक सेल का एक महत्वपूर्ण घटक यानी कंपोनेंट आयनिक चालक या वैद्युत अपघट्य। तो जो विलयन है जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस कराई जा रही है उसे वैद्युत अपघट्य या इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। वैद्युत रासायनिक सेल दो प्रकार के होते हैं।
गैल्वेनिक सेल में एक स्वतः रेडॉक्स अपक्रिया की रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है, जबकि वैद्युत अपघटनी सेल में विद्युत ऊर्जा का उपयोग एक अस्वतः रेडॉक्स अपक्रिया को कराने में होता है। तो ध्यान दीजिए, दो बातें हैं। सेल हमारे पास दो प्रकार के हैं। एक हमारा रेडॉक्स अपक्रिया जिसमें स्वतः होती है, उस सेल का नाम है गैल्वेनिक सेल। इसमें क्या होता है कि रेडॉक्स अपक्रिया यानी रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, अपचयन और ऑक्सीकरण की प्रक्रिया से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है और यह प्रक्रिया अपने आप होती है, ऑटोनोमस होती है। यह गैल्वेनिक सेल में होती है। जबकि वैद्युत अपघटनी सेल में क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल जिसको बोलते हैं, उसमें हम बिजली दे करके अपघटन यानी तोड़वाते हैं किसी कंपाउंड को दो प्रकार के आयनों में। तो वही कह रहा है कि वैद्युत अपघटनी सेल में विद्युत ऊर्जा का उपयोग एक अस्वतः रेडॉक्स अपक्रिया, जाहिर सी बात है कि अगर वो अपने से आयन में टूट जाता होता तो हमें विद्युत ऊर्जा देने की जरूरत ही नहीं थी। तो विद्युत ऊर्जा दे करके जो अपने से अभिक्रिया नहीं हो सकती रेडॉक्स अपक्रिया, तो उसको हम विद्युत ऊर्जा दे करके कराते हैं। तो ध्यान दीजिए, गैल्वेनिक सेल में जो इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया है वो स्वतः होती है और वैद्युत अपघटनी सेल यानी इलेक्ट्रोलिटिक सेल में करानी पड़ती है विद्युत ऊर्जा दे करके। एक उपयुक्त विलयन में निमज्जित इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष में परिभाषित किया जाता है। ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोई भी इलेक्ट्रोड विभव, जैसे कपड़े की दुकान में जाते हैं और हम बोलते हैं कि 10 मीटर कपड़ा दे दो, तो एक डंडा लिए रहता है, लोहे की राड लिए रहता है, उससे 10 बार नापता है और कहता है ये ले लीजिए। तो वो जो एक डंडा है उसकी लंबाई कितनी, 1 मीटर मानी गई। तो इसी प्रकार हमें अगर मानक इलेक्ट्रोड विभव की तुलना करना है तो हम हाइड्रोजन का मान लेते हैं कि इलेक्ट्रोड विभव 0 है और वहीं से दूसरे पदार्थों की तुलना करते हैं। इसीलिए इसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा गया है, मतलब माना है, स्टैंडर्ड वैल्यू है। सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव कैथोड एवं एनोड के मानक विभवों के अंतर से प्राप्त किया जाता है। तो ध्यान दीजिए, जो सेल का मानक विभव यानी स्टैंडर्ड पोटेंशियल है, उसको कैसे प्राप्त करते हैं? उसको प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो इलेक्ट्रोड में विभव होता है, कैथोड और एनोड 2 प्रकार के इलेक्ट्रोड होते हैं, उनके अंतर से प्राप्त करते हैं। तो ई नॉट सेल इक्वल टू हमारा ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो कैथोड में एनोड के विभव को घटा करके सेल का विभव, मानक विभव प्राप्त करते हैं। जब मानक लगा होगा स्टैंडर्ड, तो ऊपर ये 0 रहेगा। 0 नहीं है, लेकिन सिंपल वर्ड में हम 0 बोलते हैं। अब देखिए, कह रहा है कि सेलों के मानक विभव सेल में होने वाली अभिक्रिया की मानक गिब्स ऊर्जा डेल्टा RG नॉट इक्वल टू माइनस NFE नॉट सेल एवं साम्यावस्था स्थिरांक डेल्टा RG नॉट इक्वल टू माइनस RT ln K से संबंधित होते हैं। पीछे हम लोग NCERT में इसका डिटेल पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोड एवं सेलों के विभवों की सांद्रता पर निर्भरता नर्श समीकरण द्वारा दी जाती है। तो इलेक्ट्रोड एवं सेलों के विभवों की जो कंसंट्रेशन पर निर्भरता है, मतलब पोटेंशियल और कंसंट्रेशन आपस में किस प्रकार निर्भर है, वो हम नर्स्ट इक्वेशन द्वारा देते हैं। तो आगे देखते हैं। कह रहा है कि एक वैद्युत अपघटनी विलयन यानी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की चालकता कप्पा विशिष्ट चालकता जिसको बोलेंगे, तो कप्पा वैद्युत अपघट्य की सांद्रता यानी इलेक्ट्रोलाइट्स की कंसंट्रेशन, विलायक की प्रकृति यानी जो सॉल्वेंट ले रहे हैं उसका नेचर एवं ताप पर निर्भर करती है।
तो इसको अंडरलाइन करिए कि जो एक वैद्युत अपघटनी विलयन है यानी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, तो उसकी जो चालकता है, कंडक्टिविटी है, वो किन किन बातों पर निर्भर करेगी? कप्पा पर यानी विशिष्ट चालकता पर, वैद्युत अपघट्य की सांद्रता यानी कंसंट्रेशन पर, विलायक की प्रकृति, ध्यान दीजिए विलायक है विलयन नहीं, सॉल्वेंट की प्रकृति एवं ताप पर निर्भर करती है। मोलर चालकता यानी मोलर कंडक्टिविटी, लैम्डा एम, देखिए लैम्डा एम मोलर चालकता ही है। इसको ईएम लिखता है हिंदी वाली में, अंग्रेजी वाली में लैम्डा एम लिखा है, दोनों समझिएगा। मोलर चालकता लैम्डा एम को लैम्डा एम इक्वल टू कप्पा अपान सी द्वारा परिभाषित किया जाता है, जहां सी मोलर सांद्रता है। तो ध्यान दीजिए कप्पा विशिष्ट चालकता है और सी हमारा मोलर सांद्रता है। ध्यान दीजिए मोलर सांद्रता है, सांद्रता नहीं। सांद्रता घटने के साथ चालकता घटती है जबकि मोलर चालकता बढ़ती है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि कंसंट्रेशन घटने से कंडक्टिविटी घटेगी लेकिन मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है। हम लोग पीछे एनसीईआरटी में बड़े अच्छे से पढ़ चुके हैं। प्रबल वैद्युत अपघट्यों के लिए यह सांद्रता घटने के साथ धीमे धीमे बढ़ती है। ध्यान दीजिए जो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट हैं तो उनमें सांद्रता घटने के साथ धीमे धीमे बढ़ती है मोलर चालकता। हमने फिगर भी देखा था, जो ग्राफ देखा था CH3COOH यानी एस्टिक एसिड के लिए ऐसे कर्व्ड ग्राफ था, जबकि KCl के लिए सीधा था, यानी एस्टिक एसिड का धीरे धीरे घट रहा था। तो वही कह रहा है कि स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के लिए यह सांद्रता घटने के साथ धीमे धीमे बढ़ती है, जबकि तन विलयनों में दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए यह वृद्धि बहुत तेजी से होती है। तो ये ध्यान देना है कि अगर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है तो उसमें जो मोलर कंडक्टिविटी है वो कह रहा है कि प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए यह सांद्रता घटने के साथ धीमे धीमे बढ़ती है। कि अगर कंसंट्रेशन को घटाया जाए स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट में तो मोलर कंडक्टिविटी धीरे धीरे बढ़ती है, जबकि तन विलयनों में अगर वो डाइल्यूट है तो दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए यह वृद्धि बहुत तेजी से होती है। तो अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो बहुत तेजी से वृद्धि होती है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर अगर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है तो कंसंट्रेशन घटाने पर जो मोलर कंडक्टिविटी है वो धीरे धीरे बढ़ती है, लेकिन अगर हमारा तन विलयन है यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन है और उसमें दुर्बल विद्युत अपघट्य है यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो यह वृद्धि तेजी से होती है। कह रहा है कोलरास ने पाया कि किसी वैद्युत अपघट्य की अनंत तनता पर मोलर चालकता उन आयनों की मोलर चालकताओं के योगदान के तुल्य होती है जिसमें यह वियोजित होता है। तो कोलरास नामक साइंटिस्ट ने क्या पाया कि अगर हम जो डाइल्यूशन है उसको अनंत कर दें, इनफाइनाइट कर दें, तो जो मोलर कंडक्टिविटी है तो वह उन आयनों की मोलर चालकता के योगदान के तुल्य होती है जिनमें वो वियोजित होता है। जैसे NaCl है तो Na+ और Cl- में टूटेगा। तो अगर हम तनुता यानी डाइल्यूशन को इनफाइनाइट कर दें तो जो कंडक्टिविटी होगी मोलर कंडक्टिविटी, मोलर चालकता की बात हो रही है, मोलर कंडक्टिविटी Na+ और Cl- आयनों की मोलर कंडक्टिविटी के योग के बराबर होगी, यानी जोड़ने पे प्राप्त होगी, जिनमें यह वियोजित हुआ है। इसे आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का नियम कहते हैं एवं इसके कई अनुप्रयोग हैं। तो ध्यान दीजिए इसको क्या बोलते हैं, आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का नियम बोलते हैं इसे हम। तो इसको थोड़ा इंग्लिश में देख लेते हैं। तो देखिए आयनों के स्वतंत्र अभिगमन के नियम को इंग्लिश में बोलेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस।
ये बोला जाता है। आप देखिए कह रहा है इसके कई अनुप्रयोग हैं, आयनों के स्वतंत्र अपगमन नियम के कई उपयोग हैं। तो वैद्युत रासायनिक सेल में उपस्थित विलयन में विद्युत का संचालन आयनों द्वारा होता है। तो जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट भरा है उसमें जो आयन है उसके इधर उधर चलने की वजह से हमें विद्युत यानी इलेक्ट्रिक करंट मिलती है, जिसका उपयोग हम घर में करते हैं। परंतु ऑक्सीकरण एवं अपचयन की प्रक्रिया इलेक्ट्रोडों पर होती है। तो ध्यान दीजिए कि जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की प्रक्रिया है वो इलेक्ट्रोड पर होती है, लेकिन जो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त होती है तो वो जो है जो इलेक्ट्रोलाइट है वैद्युत अपघट्य जो उसमें भरा हुआ है उसके प्लस माइनस आयनों के चलने के कारण होती है। बैटरियां एवं ईंधन सेल गैल्वेनिक सेलों के बहुत उपयोगी रूप हैं। तो जो बैटरियां और ईंधन सेल हैं हमारे फ्यूल सेल और जो बैटरीज हैं ये सब क्या है, गैल्वेनिक सेल के एक बहुत उपयोगी रूप है, यानी एक तरह से गैल्वेनिक सेल हैं। धातुओं का संक्षारण आवश्यक रूप में एक वैद्युत रासायनिक परिघटना है। वैद्युत रासायनिक सिद्धांत हाइड्रोजन अर्थशास्त्र के संगत है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने समरी पढ़ ली। अब समरी के बाद जो क्वेश्चन बुक में दिए गए हैं उनकी हम स्टडी करेंगे। तो देखिए अध्याय 3 है हमारा पुरानी वाली बुक के हिसाब से इसमें लिखा है, वैसे अध्याय 2 है क्योंकि नई बुक में ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट को हटा दिया गया है। तो कुल मिलाकर के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, चाहे वो अध्याय 2 हो या 3 हो। तो वैद्युत रासायनिक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कुछ पुस्तक में पूछे गए हैं, पाठ्य निहित प्रश्न। तो वैद्युत रासायनिक यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि कोई सिस्टम है, निकाय Mg+2 से Mg का मानक इलेक्ट्रोड विभव आप किस प्रकार ज्ञात करेंगे। कैसे हम बताएंगे Mg+ से Mg बन रहा है, इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इंग्लिश में देखते हैं, कह रहा है हाउ वुड यू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम Mg+ से जो Mg बन रहा है, इसको कैसे बताएंगे। तो देखिए हर एक चीज की हमने आपको बताया था कि मानक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो हाइड्रोजन का है, हमने अभी सारांश पढ़ा इसके पहले, उससे तुलना करेंगे। जैसे हमने आपको बताया कि कपड़े की दुकान में आप जाते हो तो कपड़े वाले से जब मांगते हो कि हमको 10 मीटर कपड़ा दे दो, तो एक राड रखता है, उसकी लंबाई 1 मीटर होती है, उसे 10 बार नाप करके आपको दे देता है और कहता है कि ये 10 मीटर हो गया। तो उसी प्रकार से हम लोग हाइड्रोजन से तुलना करेंगे और हाइड्रोजन से तुलना करके हम इन चीजों को बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर Mg+ से Mg इलेक्ट्रोड के लिए E0 का मान वैद्युत रासायनिक सेल का निर्माण करके ज्ञात करते हैं। तो एक वैद्युत रासायनिक सेल यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम तैयार करेंगे और उससे ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए एक Mg इलेक्ट्रोड को 1 मोलर MgSO4 विलयन में डुबोते हैं। तो जैसा हम पीछे देखते चले आए हैं कि जब हम सेल बनाते थे उसमें 2 राड होती थी, उनको बोलते थे इलेक्ट्रोड। एक कैथोड होता था, एक एनोड होता था, और उसमें एक विलयन भरा रहता था, उसको हम बोलते थे इलेक्ट्रोलाइट यानी वैद्युत अपघट्य, जिसमें जो हमारा पदार्थ था जिसका इलेक्ट्रोलिसिस कराना था उस विलयन में डाल देते थे तो वो प्लस और माइनस आयनों में टूटता था। तो अब अगर हमको Mg+2 से Mg का मानक इलेक्ट्रोड विभव बताना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो विलयन लिया गया है वो हम कैसा लेंगे, MgSO4 का विलयन लेंगे।
ताकि हमें Mg+2 आयन मिल सके। और इलेक्ट्रोड हम बनाएंगे Mg का। तो वही कह रहा है कि इसके लिए एक Mg इलेक्ट्रोड को 1 मोलर MgSO4 विलयन में डुबोते हैं, और जो विलयन का कंसंट्रेशन होगा, सांद्रता होगी, वो हम कितना लेंगे, 1 मोलर लेंगे, जो एक अर्ध सेल अर्थात ऑक्सीकारक अर्ध सेल का कार्य करता है। आप ध्यान दीजिए, अभी हमारी आधी बात कंप्लीट हुई, क्योंकि हम जब सेल बनाते थे तो उसमें इलेक्ट्रोड भी होता था और कैथोड भी होता था, यानी 2 राड होती थी। लेकिन Mg की अभी हमने 1 राड बनाई है, 1 ही इलेक्ट्रोड, तो आधी बात कंप्लीट हुई। तो इसलिए कह रहा है हाफ सेल अर्ध सेल अर्थात ऑक्सीकारक अर्ध सेल का कार्य करता है। तो अभी ये ऑक्सीकारक अर्ध सेल का कार्य करता है। ऑक्सीकारक का मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो दूसरे का ऑक्सीकरण करे और खुद, जाहिर सी बात है रिडॉक्स रिएक्शन होती है। अगर तुम किसी के मतलब ये किसी का अगर ऑक्सीकरण करेगा तो खुद का अपचयन करेगा। इसको इस तरह समझिए जैसे आप हमारे पास खड़े हैं, हम आपको 100 रुपये दें तो 100 रुपये आपके पास तो बढ़ जाएंगे, लेकिन 100 ही मेरे पास घटेंगे भी। तो अगर ये किसी को इलेक्ट्रॉन दे करके खुद ऑक्सीकृत होता है तो जाहिर सी बात दूसरे को इलेक्ट्रॉन दिया तो खुद के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, या दूसरे का इलेक्ट्रॉन ले करके खुद रिड्यूस हुआ, अपचयित हुआ, दूसरे को ऑक्सीकृत किया तो दूसरे का इलेक्ट्रॉन लिया तो उसके पास कमी हो गई। तो इसीलिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की क्रियाएं एक साथ चलती हैं, अलग अलग नहीं चलती। तो इसलिए अभी आधी बात कंप्लीट हुई कि Mg+2 से जब Mg बनेगा तो कह रहा है इसमें ऑक्सीकारक अर्ध सेल का एक कार्य करता है, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। दूसरे का ऑक्सीकरण करेगा तो जाहिर सी बात है खुद रिड्यूस होगा। इसी प्रकार मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, अब देखिए एक इलेक्ट्रोड हमने Mg का बनाया और हमें मानक इलेक्ट्रोड विभव निकालना है Mg का, तो जाहिर सी है बात है इस रिएक्शन का निकालना है। Mg+2 से Mg बन रहा है, तो जाहिर सी बात है कि हम हाइड्रोजन से तुलना करेंगे तो दूसरा जो इलेक्ट्रोड है वो किसका बनाएंगे, हाइड्रोजन का। तो ये अभी आधा सेल कंप्लीट हुआ, अगला हाफ सेल। इसी प्रकार मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दूसरे अर्ध सेल अर्थात अपचयन अर्ध सेल की भांति कार्य करता है। यानी जो अब हाइड्रोजन वाला हम बनाएंगे वो अपचयन अर्ध सेल, यानी कहने का मतलब है कि रिड्यूसिंग हाफ सेल का काम करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये दूसरे का अपचयन करेगा यानी रिड्यूस करेगा। तो Mg+2 से जब Mg बनेगा तो जाहिर सी बात है कि +2 0 में बदल रहा है, यानी घट रहा है ऊपर वाला। ऑक्सीडेशन नंबर इसको बोलते हैं। तो घटने को क्या बोलते हैं, अपचयन या रिडक्शन। तो इसीलिए अपचयन अर्ध सेल का काम कौन करेगा, हाइड्रोजन करेगा। तो सेल परिपथ में उपस्थित वोल्ट मीटर की सुई Mg इलेक्ट्रोड की ओर घूमती है, जिससे वैद्युत धारा की दिशा का बोध होता है। तो सेल परिपथ यानी सेल का जो सर्किट है, जब दोनों इलेक्ट्रोड से हम तार जोड़ करके उसमें वोल्ट मीटर लगा देते हैं तो वोल्ट मीटर हमको क्या बताता है, पोटेंशियल बताता है। तो बता रहा है कि उसकी सुई Mg इलेक्ट्रोड की ओर घूमती है, Mg इलेक्ट्रोड की ओर घूमती है। तो जाहिर सी बात है कि Mg इलेक्ट्रोड की ओर घूमती है तो हमको ये पता चलता है, तो ये सुई के चलने से हमें पता चलता है कि विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। तो इसकी हम दिशा भी पता लगा सकते हैं। जैसे Mg की ओर घूम रही है, Mg+2 से Mg बन रहा है, इसका मतलब ये है कि इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की उल्टी दिशा में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो इससे हम विद्युत धारा की दिशा भी बता सकते हैं। तो सेल को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। तो अब देखिए सेल को हम कैसे लिखेंगे। तो देखिए Mg है, Mg का रिडक्शन हो रहा है तो पहले Mg लिखा, फिर Mg+2 लिखा, और जो विलयन है वो 1 मोलर है तो 1m लिख दिया।
तो ये आधी सेल रिएक्शन हुई। जैसा हमने एनसीईआरटी में पढ़ा था कि लिखेंगे कैसे, तो इसको देखिए खड़ी लकीर में अंदर बंद कर दिया। Mg से Mg+2 बना, 1m है, 1 मोलर मतलब विलेन की कंसंट्रेशन है। अब फिर लकीर खींची, अब हाइड्रोजन के लिए लिखेंगे। तो हाइड्रोजन में देखिए क्या होगा कि यहाँ पर Mg से Mg+2 बन रहा है, यानी कहने का मतलब ये है कि इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि Mg की यहाँ पर 0 है ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ +2 है। अब इधर देखते हैं, H+ से H2 बन रहा है और H+ की विलयन में कितनी सांद्रता है उसके लिए m लिखा है। ध्यान दीजिए बात को समझने का। यहाँ पर देखिए Mg ठोस था और ये विलयन में जब आया, जिसको इलेक्ट्रोलाइट या विद्युत अपघट्य कह रहे हैं, तो उसमें जब घुलेगा आयन तो Mg+2 के साथ ब्रैकेट में 1 मोलर लिखा है, मतलब अब ये विलयन में है, इलेक्ट्रोलाइट में। इसी प्रकार से ये जो H+ है ये विलयन में है यानी इलेक्ट्रोलाइट में, इसलिए ब्रैकेट में m लिखा है, यानी मोलर, मोलरिटी मतलब कंसंट्रेशन को प्रकट करने का एक मात्रक। तो H+ से H2 बन रहा है, यहाँ पर देखिए प्लस से 0 हो रहा है, यानी अपचयन हो रहा है। तो ये अपचयन हाफ सेल रिएक्शन है, रिडक्शन हाफ सेल, और ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन है। तो इसको समझने का प्रयास करिए। अब देखिए यहाँ पर हम लोग जो वोल्ट मीटर लगा है उसकी रीडिंग से हम E0 सेल के मान प्राप्त करते हैं, यानी मानक इलेक्ट्रोड विभव प्राप्त कर लेंगे। तो E0 सेल इक्वल टू कैथोड माइनस एनोड हम लोगों ने पढ़ा था। अब यहाँ पर देखिए कंफ्यूजन हो सकता है कि किसको किधर लिखें। तो एनसीईआरटी में हम लोगों ने पढ़ा था कि राइट साइड वाली रिएक्शन को पहले और उसमें लेफ्ट वाली घटाएंगे। R का मतलब राइट, L का मतलब लेफ्ट। तो E0 सेल इक्वल टू E0 राइट वाली हाफ रिएक्शन माइनस E0 लेफ्ट वाली हाफ रिएक्शन। तो इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे। और एक चीज और ध्यान देना है कि इसमें देखिए मैग्नीशियम ही इलेक्ट्रोड था तो कुछ नहीं लिखा। इधर जो हाइड्रोजन है वो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड में अपचयन की क्रिया होगी रिडक्शन की, इसलिए Pt भी लिखा है। और हाइड्रोजन चूंकि हमारी गैस है तो उसका दाब 1 एटमॉस्फेयर के लिए 1 atm लिखा है। तो ध्यान दीजिए जब विलयन में आयन होंगे तो उनकी मोलरिटी लिखना है ब्रैकेट में m करके। इधर भी देखिए m लिखा है, इधर सॉलिड है तो कुछ नहीं लिखा है क्योंकि इलेक्ट्रोड है, और इधर प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है उसमें हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन चूंकि हमारी गैस है इसलिए ब्रैकेट में 1 atm लिखा है। तो देखिए E0 सेल इक्वल टू हमारा हो जाएगा E0 राइट वाली रिएक्शन माइनस E0 लेफ्ट वाली। तो यहाँ पर देखिए E0 राइट में लिखा है H+ और हाफ H2 माइनस E0 Mg+2 और ये Mg लिखा है। अब यहाँ पर देखिए एक बारीकी की बात समझने की ये है कि अगर हकीकत में देखा जाए तो E0 सेल जो है वो आधी सेल रिएक्शन जो होगी E0 R माइनस E0 जो लेफ्ट हम लोग लिखते हैं, तो इसमें क्या होगा कि हकीकत में E0 R प्लस E0 सेल लिखना चाहिए। तो अब क्या होगा, इसमें ध्यान से समझिएगा, इस तरह से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा कि भाई हमें E0 सेल निकालना है तो दोनों का योग ही तो आएगा, अगर उसको घटना होगा तो घट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरह लिखेंगे E0 सेल इक्वल टू E0 राइट में क्या है H2 है, H+ है और हाफ H2 है। यहाँ पर हाफ H2 होगा, H2 लिखा है। हाफ H2 में भी की वजह से अगर यहाँ पर H+ है तो हाफ H2 होगा, तभी तो एक H रहेगा,
नहीं 2 हो जाएगा, तो यहाँ हाफ H2 होना चाहिए था, हाफ कर लीजिए। तो इस प्रकार लिखेंगे प्लस, अब राइट वाला लिखेंगे तो E0 क्या है इसमें, mg प्लस 2 है, mg प्लस 2 है, ध्यान दीजिए mg प्लस 2 है। अब देखिए E0 सेल इक्वल टू E0 H प्लस और फिर इधर वाला हाफ H2 प्लस ये लेफ्ट वाला E0 mg प्लस 2, जैसे लिखा है यहाँ देखिए mg लिखा है और फिर mg प्लस 2 है, तो mg लिखा फिर mg प्लस 2 लिखा। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, mg से mg प्लस 2 नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है mg प्लस 2 और mg का इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा, मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो चूंकि mg प्लस 2 है रिएक्शन में और हमसे पूछा गया है mg प्लस 2 और mg का, तो इसको पलट देंगे। जब पलट के हम mg प्लस 2 से mg लिखेंगे तो जाहिर सी बात है इसको पलटेंगे तो ये चिन्ह भी पलटेगा, तो प्लस का माइनस हो गया, तो ये आ गया। अब हाइड्रोजन का 0 होता है माइनस E0 mg प्लस 2 से mg बना। तो अब जो होगा mg प्लस 2 और mg का जब मानक विभव निकालेंगे तो ये निगेटिव इधर आ जाएगा, तो E0 सेल हो जाएगा। यानी यूं कहें कि E0 mg प्लस 2 mg इक्वल टू हो जाएगा, निगेटिव साइन इधर आएगा तो माइनस E0 सेल हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। तो इस प्रकार से हमको लिखना है। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। अब देखिए अगला क्वेश्चन आ जाता है दूसरे नंबर का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है क्या आप एक जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन रख सकते हैं। तो हमें जिंक रूप का बर्तन लेना है, उसमें कॉपर सल्फेट का विलयन रखना है। तो देखिए कह रहा है कि नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते इसको समझते हैं। कह रहा है जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन नहीं रख सकते हैं क्योंकि जिंक के मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 का मान कॉपर के संगत मान से कम होता है। जो हमने वो NCERT में इलेक्ट्रोड विभव का जो सीरीज पढ़ा था उसमें जो है देखेंगे अगर हम तो पाएंगे कि जिंक का मानक इलेक्ट्रोड विभव कॉपर के संगत मान से कम होता है। अतः जिंक कॉपर की अपेक्षा प्रबल अपचायक है। तो जिंक कॉपर की अपेक्षा क्या हो जाएगा, प्रबल अपचायक है, यानी रिड्यूसिंग एजेंट है, दूसरे को अपचयित कर देगा, खुद ऑक्सीकृत हो जाएगा। तो देखिए जिस रिएक्शन के आधार पर वो सारणी बनाई गई है वो ये है, Zn प्लस 2 का एक्वस विलयन में Zn प्लस 2 है, इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो Zn सॉलिड बन जाएगा। इसके लिए मानक विभव कितना होता है E0 माइनस 0.76 वोल्ट। और Cu प्लस 2 जलीय विलयन में है, इससे 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे तो Cu सॉलिड बन जाएगा। इसके लिए E0 सेल कितना होता है माइनस 0.34 वोल्ट। तो देखिए अगर इनकी दोनों की तुलना करें E0 की तो जिंक का निगेटिव में माइनस 0.76 वोल्ट और कॉपर का माइनस 0.34 वोल्ट है। तो निगेटिव में देखें वैसे तो ये संख्या ज़्यादा है, लेकिन चूंकि निगेटिव लगा है तो जो जितना ज़्यादा होता है निगेटिव में उतना कम हो जाता है। तो जिंक का मानक विभव कॉपर से कम है। वही कह रहा है कि क्योंकि जिंक के मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान कॉपर के संगत मान से कम होता है, तो जाहिर सी बात है जिसका कम होता है वो रिड्यूस होता है, यानी जिसका कम होता है वो खुद ऑक्सीकृत होता है लेकिन दूसरे को रिड्यूस करता है, यानी प्रबल अपचायक होता है। कहने का मतलब ये है कि जिसका ये मानक इलेक्ट्रोड विभव कम होगा
वो अपने ऊपर जो चार्ज है पॉजिटिव में उसको बढ़ाएगा, और जिसका मान ज़्यादा होगा वो अपने ऊपर लगे पॉजिटिव चार्ज को घटाएगा। सीधी सीधी बात में कंफ्यूजन नहीं होगा, तो इस तरह से आप सोचिए। तो देखिए Zn+2 का ज़्यादा कम है, निगेटिव में ज़्यादा है मतलब कम है, तो कम है इसलिए ये Zn अपने ऊपर पॉजिटिव बढ़ाएगा। तो देखिए Zn 0 से +2 बढ़ा रहा है, और Cu का कम ज़्यादा है, निगेटिव में ज़्यादा है मतलब कम है मतलब ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो अपने ऊपर के पॉजिटिव चार्ज को ये घटाएगा। कहने का मतलब ये है कि Zn ऑक्सीडाइज होगा खुद, यानी खुद ऑक्सीकरण होगा, तो दूसरे का अपचयन होगा यानी दूसरे को रिड्यूस करेगा, इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट यानी अपचायक की तरह काम करेगा। और Cu+2 का देखिए रिडक्शन हो रहा है यानी अपचयन, तो ये ऑक्सीकारक की तरह काम करेगा यानी दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। तो देखिए Zn को ऑक्सीकृत कर रहा है Cu। तो देखिए जो स्वयं के साथ होता है दूसरे का उसका उल्टा होता है। तो Zn का Zn+2 बन रहा है यानी खुद ऑक्सीकृत हो रहा है, तो दूसरे को क्या करेगा, अपचयित करेगा यानी रिड्यूस करेगा। तो कहेंगे अपचायक की तरह काम करेगा यानी दूसरे को अपचयित करेगा, इस तरह। तो ये रिएक्शन हो गई। तो वही कह रहा है कि अगर कॉपर आप जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट रखेंगे तो नहीं रख पाएंगे, क्योंकि जिंक के मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान कॉपर के संगत मान से कम होता है, अतः जिंक कॉपर की अपेक्षा प्रबल अपचायक है, तो ये अपचयित कर देगा। जिंक क्या करेगा, कॉपर को अपचयित कर देगा, तो कॉपर सल्फेट नहीं बचेगा बल्कि Cu+2 Cu रिड्यूस हो जाएगा, तो CuSO4 2 उसमें टूट जाएगा और सल्फेट का ऑक्सीकरण कर देगा और कॉपर का रिडक्शन हो जाएगा, अपचयित हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि इसको ऑक्सीकृत होना पड़ेगा SO4-2 को, क्योंकि दोनों रिएक्शन एक साथ चलती हैं। तो इस प्रकार से आज हमने 2 क्वेश्चन किए। अब आगे हम लोग स्टडी अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।